देखो अभी हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस ये कंसेप्ट अभी हम सीखने वाले हैं। तो क्लास का रहता है वो देखते हैं पहले। देखो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप रहता है, इट इज़ एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अभी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या रहता है, यूज़र अपने हिसाब से, ठीक है, उसको जैसी नीड रहेगी उस हिसाब से वो क्या कर सकता है, डेटा टाइप बना सकता है, ठीक है, मतलब डेटा असेंबल कर सकता है। देखो अपने पास पहले प्रीमिटिव डेटा टाइप थे, कौन से थे, सब यहाँ पे इंट था, फ्लोट, कैर, डबल, ऐसे क्या थे अपने पास प्रीमिटिव डेटा टाइप थे। मतलब सब यहाँ पे इंट एक डेटा टाइप है, ठीक है, इंट के अंदर हम क्या रख सकते हैं, सिर्फ इंटीजर का डेटा रख सकते हैं, एक इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। दूसरी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं क्या देखो इंट मतलब क्या रहता है, उसके अंदर सिर्फ इंटीजर रख सकते हैं। फ्लोट का मतलब क्या है, उसके अंदर सिर्फ फ्रैक्शनल नंबर रख सकते हैं। कैर का मतलब क्या रहता है, उसके अंदर समझिए सिंगल कैरेक्टर रख सकते हैं। डबल का मतलब समझिए यहाँ पे कोई बड़ा फ्रैक्शनल नंबर रहेगा तो वो उसके अंदर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ ऐसा था ना फिक्स कि इंट का मतलब क्या है, सिर्फ इंटीजर डेटा रख सकते हैं उसके अंदर, दूसरा कोई नहीं रख सकता। लेकिन अभी अपने को ऐसा एक डेटा टाइप बनाना है, यूजर की ऐसी नीड है कि उसके अंदर सपोज इंट डेटा टाइप भी रखना है, ठीक है, उसके अंदर सपोज उसको स्ट्रिंग भी रखना है, उसके अंदर फ्लोट भी रखना है। ऐसा एक इन सबको मिला के ऐसा एक नया डेटा टाइप बनाना है, इन सबका एक असेंबल करना है इन सबको, ठीक है, एंड एक नया डेटा टाइप बनाना है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का, ठीक है, जो क्या है अपना क्लास है। क्लास का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं। अभी देखो हम क्लास का यूज़ करके डेटा टाइप कैसे बनाएंगे हम देखो क्लास का यूज़ कैसे, देखो क्लास कीवर्ड रहता है, ये क्लास कीवर्ड है, और यहाँ पे आप उस डेटा टाइप का नाम लिख सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने स्टूडेंट नाम लिखा, स्टूडेंट, और इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, उसके फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर लिख सकते हो। देखो क्लास में क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, ठीक है ना, ये दोनों साथ में रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या रहता है, डेटा मेंबर, सपोज यहाँ पे देखो डेटा मेंबर लिखता हूँ मैं, डेटा मेंबर, एंड उसके बाद क्या रहता है यहाँ पे मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन, ठीक है। देखो ये एक सी प्लस प्लस का फीचर से है, बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर टुगेदर इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। देखो इनका जो बाइंडिंग रहता है ना, ठीक है ना, बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर टुगेदर इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। समझ ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन अगर हमने एक ही साथ रखे, ठीक है, एंड ऐसा एक नया डेटा टाइप हमने बनाया तो उसको क्या कहते हैं, मतलब इस फीचर को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक क्लास स्टूडेंट ऐसे बनाया, मतलब यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज़ करके हमने एक नया डेटा टाइप बनाया यहाँ पे। सपोज यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे, ठीक है, इसके अंदर क्या रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर दोनों साथ में रहते हैं। तब क्या बनता है, देखो सी लैंग्वेज में एक स्ट्रक्ट नाम की एक कंसेप्ट स्ट्रक्चर, उसमें सिर्फ हम क्या रख सकते थे, कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सिर्फ डेटा मेंबर रख सकते थे, उसके अंदर फंक्शन नहीं रख सकते थे हम, ठीक है। ऐसी सेम कंसेप्ट थी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हम सी लैंग्वेज में, लेकिन सी लैंग्वेज में क्या था, सिर्फ स्ट्रक्ट कंसेप्ट थी, उसमें क्या सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक मतलब डेटा मेंबर, सिर्फ डेटा रख सकते थे हम, उसके अंदर हम फंक्शन नहीं रख सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्लास सी प्लस प्लस में क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन थे, तो एक नया डेटा टाइप बनाना है अपने को, तो क्लास की यूज करके, तो यहाँ पे क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक भी रख सकते हैं, उसके अंदर उसके फंक्शन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नया फीचर है सी प्लस प्लस में। देखो यहाँ पे स्टूडेंट का एक क्लास बनाया हमने, उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर है। अभी देखो क्लास के लिए देखो यहाँ पे कुछ मेमोरी अलोकेट नहीं होती, ठीक है। क्लास के लिए देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, इट डज नॉट अलोकेट मेमोरी, इसके लिए कुछ भी मेमोरी अलोकेट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसका अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ पे मेमोरी अलोकेट होती है। सपोज यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या रहता है, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट अलोकेट्स मेमोरी, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मेमोरी अलोकेट होती है, मेमोरी स्पेस। एंड उसका देखो ऑब्जेक्ट अभी कैसे बनाते हैं हम, देखो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे स्टूडेंट का एक क्लास बनाया हमने, ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे देखो क्लास नेम लिखते हैं हम, ठीक है। क्लास का नेम क्या है, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट है तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, पहले क्लास का नेम मतलब क्या है, अभी ये डेटा टाइप हमने जो नया डेटा टाइप बनाया हमने, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया हमने, तो उसका नाम अभी क्या है, स्टूडेंट है। जैसे देखो आपने प्रीमिटिव डेटा टाइप कैसे था, अपना इंट था ना अपने पास, तो पहले हम डेटा टाइप लिखते थे, उसके बाद वेरिएबल का नाम, एंड उसके बाद इनिशियलाइजेशन करते थे यहाँ पे ऐसे। अभी वैसे ही हमने यहाँ पे नया डेटा टाइप कौन सा बनाया, उसका नाम हमने स्टूडेंट रखा है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं,
अभी मैंने यहाँ पे सपोज स्टूडेंट रखा है, तो स्टूडेंट एंड यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो, ठीक है, स्टूडेंट एंड यहाँ पे S1, तो ये क्या बन गया, एक S1 एक ऑब्जेक्ट बन गया। आपको और ऑब्जेक्ट बनाना तो आप फिर से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट S2, नहीं तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हो स्टूडेंट S1, S2, एंड आपको और ऑब्जेक्ट बनाने को आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट S1, S2, S3, ऐसे कितने भी ऑब्जेक्ट आप एक लाइन में बना सकते हो। समझ में ना। अभी देखो इस क्लास का अपने ऑब्जेक्ट बनाया, देखो इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। जो यहाँ पे देखो S1 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे S2 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है, वो हम अभी प्रोग्राम करके देखने वाले हैं कि कैसे रहता है यहाँ पे। समझ में आया ना। देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा कुछ एक्सेस करना है अभी आपको, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा, तो S1 डॉट, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट का नेम एंड डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना, डॉट सिंटैक्स का यूज़ करेंगे, एंड उसके अंदर जो भी फंक्शन रहेगा, नहीं तो जो भी डेटा रहेगा, सपोज यहाँ पर रोल नंबर डेटा है, तो रोल नंबर अगर एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, S1 डॉट रोल नंबर ऐसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। अभी हम एक कोड में पूरा डिटेल में देखने वाले कि क्या रहता है, कैसे रहता है, आए समझ में। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये कंसेप्ट अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा। अभी देखो हम इसका कोड लिख के देखते हैं, कोड में प्रोग्राम में ये डिटेल में आपको समझ में आएगा क्या रहता है, ठीक है। अभी देखो हम ऐसा एक स्टूडेंट का एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट एक नया डेटा टाइप बनाया हमने। अभी उसके अंदर अपने को क्या क्या रखना है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट का हम अपने को क्या रखना है, यहाँ पे रोल नंबर रखना है, रोल नंबर का एक इंटीजर डेटा है, उसके अंदर स्टूडेंट का नेम रखना है, नेम का स्ट्रिंग डेटा है, एंड उसके बाद स्टूडेंट के मार्क्स भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे पहले ट्राई करते क्या है देखो कैसे लिखते हैं C++ का कोड हम, देखो हैश इंक्लूड, पहले क्या इंक्लूड करना पड़ता है अपने को, IOStream, ठीक है। अभी इसको सेव करते हैं पहले इस कोड को, देखो यहाँ पे किससे सेव करते हैं हम, C++ का कोड .cpp से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे नाम देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे पहले से student1 लिखता हूँ, student1.cpp। देखो यहाँ पे हमने एक फाइल सेव की student1.cpp, वैसे नाम रखा, नाम फिर फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, थोड़ा रिलेटेड रखा तो बाद में सर्च करने के लिए ईजी जाता है वो, ठीक है। student1.cpp से फाइल सेव करते हैं हम। अभी देखो हमने पहले क्या लिखा, हैश इंक्लूड IOStream क्यों ऐड किया, क्योंकि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ये क्लास है ना, अपने को अगर सी इन सी आउट का यूज़ करना है तो ये क्लास क्या करना पड़ता है, अपने को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, यूजिंग नेम स्पेस std, ये std एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है, तो ये भी ऐड करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे सब आपको एंडल का यूज़ करना है, सी आउट का यूज़ करना है, सी इन का यूज़ करना है, तो ये सारे कहाँ पे डिक्लेयर रहते हैं, देखो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी उसमें क्या रहता है, बहुत सारे वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स उसके अंदर क्या रहते हैं, डिक्लेयर रहते हैं। मतलब आपको अगर सी इन का यूज़ करना है, सी आउट का यूज़ करना है, उसके बाद आपको एंडल का यूज़ करना है, ऐसे बहुत सारे की वेरिएबल्स रहते हैं, उनका अगर यूज़ करना है आपको, वो उनका डिक्लेरेशन कहाँ पे, std एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी उसके अंदर है, एंड उनका यूज़ करना है तो ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है ना, std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी क्लास बनाते हैं। देखो एक नया यूज़र डिफाइंड टाइप बनाना है अपने को, तो क्लास कीवर्ड का यूज़ किया हमने। क्लास क्या है, पूरे देखो स्मॉल लेटर में, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं, ये कीवर्ड है ना, इसको अगर आपने कैपिटल लिखा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो क्लास, अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे हम, ठीक है, नाम रखा उसका हमने स्टूडेंट, यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, स्टूडेंट ही रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो एंड क्लास जब खत्म होता है, जब देखो यहाँ पे क्लास का ओपनिंग कर ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर ली ब्रैकेट, यहाँ पे क्लास खत्म हुआ तो यहाँ पे क्या हमने सेमीकोलन दिया। अभी इसके अंदर देखो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, डेटा मेंबर। अभी डेटा क्या क्या चाहिए अपने को स्टूडेंट क्लास का, अपने को चाहिए उसका रोल नंबर एंड उसका नेम रखना है, ठीक है। दो ही चीज़ें देखते हैं, पहले मार्क्स भी रख सकते हैं और डिवीजन भी रख सकते हैं, जैसे कैरेक्टर डेटा भी रख सकते हैं। अभी सिर्फ हम दो पे फोकस करते हैं। हम क्या रखते हैं, पहले देखो यहाँ पे उसका रोल नंबर रखना है, तो रोल नंबर क्या रहता है, इंटीजर डेटा रहता है, तो पहले इंट लिखा हमने। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमने क्या दिया, रोल नंबर ऐसे दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद अपने को क्या करना है, एक नेम भी रखना है स्टूडेंट का नेम, तो नेम क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ किया हमने, स्ट्रिंग नेम, वेरिएबल का नाम हमने नेम दिया। अभी देखो यहाँ पे C++ में एक कंसेप्ट रहती है, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर एक कंसेप्ट रहती है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्शन एक फीचर है। मतलब क्या रहता है यहाँ पे, हम देखो तीन एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या रहता है, हाइडिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। मतलब अगर आपको बाहर की, मतलब ठीक है ना, इस क्लास के बाहर को किसी को एक्सेस करने नहीं देना, तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा एक फीचर है, कौन सा फीचर है, एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर तीन
देखो यहाँ पे रहते मोड रहते, मतलब एक पब्लिक मोड रहता है, उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद प्रोटेक्टेड रहता है। मतलब अगर प्राइवेट का मतलब क्या रहता है, वो सिर्फ हम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या रहता है क्लास के अंदर ही, क्लास के बाहर उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक का मतलब क्या रहता है, ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या रहता है, उसको हम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड तीसरा एक एक्सेस स्पेसिफायर रहता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या रहता है, सिर्फ उसको हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसका जो अगर हमने डिराइव्ड क्लास बनाया, ये हम कंसेप्ट इनहेरिटेंस में देखने वाले, इसका ही हमने डिराइव्ड क्लास बनाया, चाइल्ड क्लास बनाया, तो सिर्फ वो चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। प्रोटेक्टेड अगर कहा आपने तो अभी देखो यहाँ पे अगर आपने कुछ भी नहीं कहा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर रहता है C++ में, प्राइवेट रहता है। मतलब यहाँ पे अगर आपने कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा तो वो क्या हुआ, प्राइवेट हुआ, ठीक है। अभी पहले सपोज हम प्राइवेट डेटा रख के देखते क्या होता है। अभी अपने को एक फंक्शन लिखना है, ठीक है, ये दो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, डेटा मेंबर से। अभी अपने को एक फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन हम हमेशा का किस में लिखते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा मैंने, कोलन, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर का नाम लिखेंगे पब्लिक एंड कोलन देना पड़ता है। अभी इसके बाद इसके नीचे आप जो भी लिखोगे वो क्या होगा, पब्लिक हो जाएगा मतलब क्लास के उसका एक्सेस क्लास के अंदर भी रहेगा एंड क्लास के बाहर भी रहेगा। अभी एक फंक्शन लिखते हैं हम void, ठीक है, void यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिखते हैं एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, cout। देखो cout का यूज़ किया हमने, रोल नंबर इज डिस्प्ले करेंगे हम, रोल नंबर इज, डबल कोट के अंदर जो भी लिखते हैं आप वो एज इट इज डिस्प्ले होता है, रोल नंबर इज। एंड रोल नंबर मेन वेरिएबल का नाम क्या है अपना, रोल नंबर, ठीक है ना। मेन वेरिएबल का नाम देखो यहाँ पे क्लास के अंदर देखो रोल नंबर, तो रोल नंबर के अंदर जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एंड वो डिस्प्ले होने के बाद एक एंड मतलब न्यू लाइन में जाकर रुकेंगे हम, ठीक है, न्यू लाइन में जाकर रुकेंगे। cout रोल नंबर इज एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा एंड वहाँ पर रोल नंबर के अंदर जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा एंड न्यू लाइन में हम जाकर रुकेंगे। अभी अपने को सब स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करने की, उसका नेम भी डिस्प्ले करना है, तो फिर से हम लिखेंगे cout नेम इज एंड उसके बाद फिर से नेम, मेन वेरिएबल का नाम क्या है अपना नेम, नेम के अंदर जो डेटा रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा एंड एंड ऐसे लिखेंगे। ऐसे समझ में, ऐसे सिंपल हमने क्लास बनाया। देखो यहाँ पे क्लास के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है दो, रोल नंबर एंड नेम, एंड उसके बाद ये बिहेवियर है, उसका बिहेवियर का मतलब क्या रहता है, फंक्शन। बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन टुगेदर इज इनकैप्सुलेशन। और यहाँ पे दूसरा फीचर क्या रहता है C++ का, एक्सेस स्पेसिफायर। और यहाँ पे क्या रहता है, हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का भी यूज़ किया। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब वो क्या रहता है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर रहता है। अगर आपने लिखा तो भी चलता है यहाँ पे प्राइवेट, ठीक है, एंड नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर रहता है, प्राइवेट रहता है। तो अभी हमने एक क्लास बनाया, देखो अभी, ठीक है, क्लास मतलब कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया हमने, स्टूडेंट नाम का नया डेटा टाइप बनाया हमने। अभी मेन फंक्शन लिखते हैं हम, इंट मेन। अभी मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है ना, मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास का देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम क्लास का, देखो यहाँ पे क्लास का नेम लिखते हैं एंड ऑब्जेक्ट। देखो क्लास का नेम मतलब क्या, ये अभी क्या है, नया जो डेटा टाइप बनाया हमने उसका नाम है ना, ठीक है। जैसे हम देखो इंट एक डेटा टाइप था, तो हमने ऐसा बोलते यहाँ पे कोई भी एक लिखना है अपने को, एक ए नाम का एक इंट टाइप बनाना है अपने को, तो क्या लिखेंगे हम, इंट a = 10 ऐसे लिखते हैं ना, मतलब डेटा टाइप का नाम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे हमने नया डेटा टाइप बनाया स्टूडेंट, तो ये डेटा टाइप का नाम पहले लिखेंगे, मतलब क्लास का नेम पहले लिखते हैं हम एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम s1 सेमीकोलन। देखो यहाँ पे स्टूडेंट एंड s1, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी देखो हमने अभी देखा था यहाँ पे कि क्लास को मेमोरी एलोकेट नहीं होती, समझ में आया ना, क्लास को मेमोरी एलोकेट नहीं होती। तो देखो यहाँ पे ये जो क्लास बनाया हमने, इसको अभी तक कुछ भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, लेकिन जैसे हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हमने यहाँ पे देखो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने स्टूडेंट s1, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको मेमोरी एलोकेट होगी। अभी देखो इसको कितनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी वो देखते पहले। क्लास के अंदर कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लास के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक है। देखो यहाँ पे क्लास के अंदर क्या है, दो, रोल नंबर एंड नेम, ठीक है। तो जैसे आपने स्टूडेंट s1 बनाया, देखो ये क्लास था स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, इसको कुछ भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर डेटा रहता है कैरेक्टरिस्टिक। अभी इस क्लास का यूज़ करके हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, पहले एक s1 ऑब्जेक्ट बनाया। अभी s1 ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है, s1 ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कितनी कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों, रोल नंबर एंड नेम। तो यहाँ पे पहले रोल नंबर के लिए, रोल नंबर क्या इंटीजर डेटा है, तो इंटीजर डेटा को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, 4 बाइट्स। तो यहाँ पे क्या लिखा, सपोज यहाँ पे हमने कंसिडर किया 100, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 104, क्योंकि 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी। एंड उसके बाद स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, 24 बाइट्स। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, नेम है, तो यहाँ पे 128 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग को क्या रहते हैं 24 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होते हैं। मतलब यहाँ पे जो s1 ऑब्जेक्ट बना है उसको कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, यहाँ पे 128।
एंड यहाँ पे तो ये क्या रहता है अपना क्लास के अंदर, यहाँ पे है ना रोल नंबर है, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे फंक्शन है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, ठीक है। लेकिन इसको कुछ भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती क्लास को। जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट बनाया, देखो अगर आपने फिर से और एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपने yes2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो फिर से आपको उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। सपोज इसको हमने 200 कंसिडर किया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 204, क्योंकि रोल नंबर के लिए 4 बाइट्स एंड नेम के लिए 24 बाइट्स, मतलब 228। आए समझ में? फिर से यहाँ पे 28 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जैसे जितने भी आप देखो यहाँ पे इसके कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, एक क्लास से हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन उन सारे ऑब्जेक्ट का क्लास क्या रहता है, एक ही क्लास रहता है, ठीक है। समझ में आया ना? स्टूडेंट yes2 बनाए, उसके बाद स्टूडेंट yes3, स्टूडेंट yes4, स्टूडेंट yes5, ऐसे कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप। एंड वैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वैसे क्या होगा, उसको ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट हो जाती है। आया समझ में? अभी देखो हमने क्या किया, स्टूडेंट yes1 है, इसे एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी देखो ऑब्जेक्ट बनाए हमने, उसको मेमोरी एलोकेट हो गई, लेकिन उसके अंदर वैल्यू कौन सी हो गई, मतलब जो yes1 ऑब्जेक्ट बनाया हमने उसके अंदर कौन सी वैल्यू चली गई। देखो यहाँ पे फिर से एक बार देखो, उसके अंदर अभी तक कुछ भी वैल्यू नहीं रखी ना हमने। ये जो yes1 ऑब्जेक्ट था, yes1 ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे रोल नंबर है एंड नेम, ऐसी 2 कैरेक्टरिस्टिक है। एंड देखो फंक्शन को मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी एलोकेट नहीं होती, फंक्शन को कॉमन मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। तो फंक्शन के लिए हमने जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन था उसको यहाँ पे हमने नहीं लिखा, क्योंकि फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी एलोकेट नहीं होती, कॉमन मेमोरी एलोकेट होती है। अभी देखो yes1 जो ऑब्जेक्ट बनाए हमने, ठीक है, यहाँ पे 100 to 104, यहाँ पे 128, ठीक है। अभी देखो रोल नंबर के अंदर यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए, मेमोरी एलोकेट हुई, लेकिन रोल नंबर के अंदर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी समथिंग। अभी तक हमने उसको कुछ इनिशियलाइज नहीं किया ना, कुछ वैल्यू नहीं रखी, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, गार्बेज। एंड नेम के अंदर भी समथिंग क्या हो जाएगी, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो इस yes1 को अभी क्या करना पड़ेगा, अपने को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। yes1 को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस ऑपरेटर से। तो कैसे करते हैं, yes1 ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड उसके बाद देखो yes1 डॉट रोल नंबर, तो yes1 डॉट रोल नंबर अगर हमने कहा तो फिर इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, आपको जो भी वैल्यू रखनी की है। उसके बाद आपको नेम उसका इनिशियलाइज करना, तो कैसे करेंगे हम, yes1 डॉट नेम, yes1 डॉट नेम, फिर आपको यहाँ पे जो भी नाम देना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आया समझ? तो आपको ऐसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं कुछ भी इनिशियलाइज किया तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, समथिंग, कुछ तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे अगर हमने सब yes1 को डिस्प्ले किया है, देखो yes1 डॉट डिस्प्ले, अभी तक हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ कौन सी वैल्यू आती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। देखो अभी तक हमने कोड क्या किया, हमने एक क्लास बनाया है, ठीक है, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया, उसके अंदर क्या है, 2 कैरेक्टरिस्टिक है, रोल नंबर एंड नेम, एंड उसके बाद एक फंक्शन भी है। एंड इस क्लास का हमने यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट yes1 एंड yes1 को डिस्प्ले किया अभी। तो इसको हम रन करके देखते हैं। देखो इसको सेव तो किया हमने student1.cpp। अभी ये फाइल मैंने यहाँ पे इस डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर रखा है मैंने, उसके अंदर सेव किया है मैंने। अभी अपने को यहाँ पे जो प्रोग्राम है अपना वो कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, cmd डायरेक्टली लिखना है, तो डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे रन करेंगे हम। देखो C++ की फाइल कैसे रन करते हैं हम, पहले G++ लिखते हैं, उसके बाद फाइल नेम student1.cpp, उसके बाद हाइपन ओ किसके लिए रहता है, आउटपुट के लिए। और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, देखो ये क्या रहती है, अपनी हाई लेवल लैंग्वेज रहती है ना, ठीक है। ये जो भी हमने लिखा है ये हाई लेवल लैंग्वेज रहती है। इसको क्या करता है, मतलब कंपाइलर .exe फाइल में कन्वर्ट करता है, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आना चाहिए, इस फाइल में कन्वर्ट करता है, तो उसका नाम रखते हैं यहाँ पे। देखो ए क्या रहता है अपना, .exe फाइल का नाम रहता है। यहाँ पे आप ए का नाम कुछ भी कौन सा भी रख सकते हो, उस नाम की .exe फाइल बनेगी। अब इसको हमने कंपाइल किया, देखो यहाँ पे इस कोड को हमने कंपाइल किया तो कुछ भी एरर नहीं आई। अभी इसको रन करेंगे, रन कैसे करेंगे हम, // और a, ठीक है ना। यहाँ पे क्या विंडोज 10 में क्या करते हैं हम ऐसे स्लैश ऑपरेटर का ठीक यूज़ करते हैं। अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, ये बैकवर्ड स्लैश है। तो देखो आउटपुट क्या आ गया अपना, रोल नंबर इज। अभी तक हमने कुछ भी इनिशियलाइज किया था, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया था, तो ये रोल नंबर आ गया, मतलब ये गार्बेज वैल्यू हो गई कौन सी भी। एंड नेम के अंदर तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे, इस yes1 ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो कैसे इनिशियलाइज करते हैं हम, yes1 के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक है, एक है रोल नंबर एंड दूसरे है नेम। अभी देखो लेकिन यहाँ पे रोल नंबर एक्सेस नहीं हो रहा। देखो yes1 डॉट रोल नंबर कहा ना मैंने, yes1 डॉट रोल नंबर, तो यहाँ पे एरर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि ये रोल नंबर क्या है, अभी तक अपना डेटा क्या है, वो प्राइवेट डेटा है।
मैंने कहा ना C++ के अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस स्पेस पर रहता है, प्राइवेट रहता है। तो प्राइवेट एक्सेस पर का मतलब क्या रहता है, इस क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पब्लिक करते हैं। इसको प्राइवेट भी रखेंगे हम, तो फिर उसको क्या करेंगे, हम इसके एक फंक्शन थ्रू उसको एक्सेस करेंगे, वो भी मैं यहाँ पे इसके बाद दिखाऊंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको पब्लिक रखते हैं, पब्लिक, ये पब्लिक किया हमने यहाँ पे। अभी मतलब पब्लिक किया मतलब ये डेटा भी पब्लिक किया ना हमने, तो ये क्लास के बाहर भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो एक स्टूडेंट S1 जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू, उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं ऐसे 101, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे उसका नेम भी इनिशियलाइज करेंगे हम, S1 डॉट नेम, S1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे उसका नाम रख सकते हो यहाँ पे जो भी आपको रखना है। अभी देखो जो S1 ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है ना, इसके पे ये जो हमने इनिशियलाइज नहीं किया उसके पहले क्या गार्बेज वैल्यू आई थी, लेकिन अभी हमने उसको इनिशियलाइज किया। उसको देखो जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, मेमोरी एलोकेट हो गई रोल नंबर एंड नेम के लिए, तो रोल नंबर के अंदर का डेटा इनिशियलाइज किया ना हमने। कैसे इनिशियलाइज किया हमने, कैसे एक्सेस करते हैं हम ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा, देखो ऑब्जेक्ट नेम डॉट, डायरेक्ट एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट नेम डॉट यहाँ पे उसके फिर रोल नंबर जो भी डेटा रहेगा रोल नंबर को उसको इनिशियलाइज किया हमने, एंड S1 डॉट नेम को इनिशियलाइज किया, एंड फिर S1 डॉट डिस्प्ले किया। अभी इसको रन करके देखते हैं एक बार क्या होता है। देखो यहाँ पे फिर से देखो इसको कंपाइल किया एंड उसको रन किया, तो आउटपुट क्या आ गया, देखो रोल नंबर इज 101 एंड नेम इज राहुल, ऐसे आ गया आउटपुट। तो मतलब पहले क्या आई थी, गार्बेज वैल्यू आई थी, अभी लेकिन हमने उसको इनिशियलाइज किया तो हमने जो हमने वैल्यू दे दी यहाँ पे वो डिस्प्ले हो गई। अभी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसको प्राइवेट रख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप प्राइवेट लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। देखो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, वहाँ पे प्राइवेट रहता है। अभी देखो यहाँ पे एरर आ जाएगी क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट डेटा है। देखो रोल नंबर एंड नेम में एरर आ रही है यहाँ पे, तो प्राइवेट डेटा हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब देखो आपने को डेटा तो प्राइवेट ही रखना है एंड उसको एक्सेस भी करना है, तो कैसे करेंगे हम, मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले, ठीक है। S1 एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, अभी उस S1 ऑब्जेक्ट को मुझे इनिशियलाइज करना है, लेकिन वो रोल नंबर एंड नेम क्या है, प्राइवेट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे, जो फंक्शन हमेशा कहाँ पे लिखते हैं हम, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर लिखते हैं, क्योंकि वो फंक्शन एक्सेसिबल चाहिए ना। तो यहाँ पे एक वॉइड, यहाँ पे गेट डेटा ऐसे लिखते हैं, गेट डेटा, ऐसे ही नाम दिया हमने गेट डेटा। देखो यहाँ पे ऐसे, अभी गेट डेटा फंक्शन को हम क्या क्या पास करने वाले हैं, देखो एक S1 ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, गेट डेटा फंक्शन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी क्लास का है। गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे एंड गेट डेटा फंक्शन को हम क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, कौन सी 101 एंड नेम, जो अपने को यहाँ पर अभी उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना था ना, लेकिन वो डेटा प्राइवेट था इसलिए हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी हम उसको देखो यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे हम, अभी देखो यहाँ पे 101 लिखा, लेकिन यहाँ पर भी एरर दिखा रही है क्योंकि वो गेट डेटा जो फंक्शन है उसके अंदर अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा। देखो यहाँ पे वॉइड गेट डेटा फंक्शन लिखा है। अभी हम इस गेट डेटा फंक्शन को दो वैल्यू पास करेंगे, रोल नंबर एंड नेम ना, तो मतलब एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे। तो वो लेने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपने पास क्या चाहिए, डेटा चाहिए अपने पास, मतलब कुछ ना वेरिएबल चाहिए, कुछ तो कंटेनर चाहिए। तो पहले हम इंटीजर डेटा पास करेंगे हम, तो इंटीजर डेटा लेने के लिए यहाँ पे एक इंट, ठीक है ना, एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे इंटीजर कंटेनर चाहिए। एंड उसके बाद स्ट्रिंग जो पास करेंगे हम, जो यहाँ पे स्ट्रिंग, उसको हम एक यस नाम के वेरिएबल में लेते, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन को हमने कॉल किया, S1 से हमने क्या किया, गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया एंड 101 एंड राहुल इसे पास किया हमने, ठीक है, S1 ऑब्जेक्ट से। तो S1 ऑब्जेक्ट थ्रू हम गेट डेटा फंक्शन में आ गए ना, तो S1 ऑब्जेक्ट थ्रू, तो मतलब यहाँ पे जो भी देखो यहाँ पे मेन वेरिएबल का नाम क्या है, अपना रोल नंबर। तो ये रोल नंबर देखो S1 ऑब्जेक्ट थ्रू हम आए ना यहाँ पे, S1 डॉट गेट डेटा मतलब S1 ऑब्जेक्ट से आए, तो ये रोल नंबर किसका हो गया, S1 का हो गया, क्योंकि S1 ऑब्जेक्ट से हम इस फंक्शन को कॉल किया है। तो रोल नंबर इज इक्वल्स टू ए के अंदर जो डेटा है वो रोल नंबर में हम कॉपी करेंगे, ठीक है ना। हमने 101 वैल्यू पास की, वो पहले किस में कॉपी की, हमने ए में ले ली, एंड ए के बाद हम किस में कॉपी करेंगे, उसको रोल नंबर में। ये रोल नंबर किसका है, S1 का है, क्योंकि S1 से हम यहाँ पे आए इस गेट डेटा फंक्शन में। उसके बाद क्या है, नेम इज इक्वल टू, मेन वेरिएबल का नाम क्या, अपना नेम था, एंड ये यस के अंदर जो डेटा है ना, हमने राहुल जो पास किया, जो स्ट्रिंग पास किया हमने, यस के अंदर चली गई, एंड यस के अंदर फिर से हम कहाँ पे कॉपी करेंगे, उसको हम नेम वेरिएबल में कॉपी करेंगे हम, मतलब S1 के नेम, S1 का रोल नंबर एंड S1 का नेम इनिशियलाइज हो जाएगा। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो रोल नंबर एंड नेम प्राइवेट डेटा था, इसको हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन क्लास के अंदर का ये फंक्शन व्हाइट गेट डेटा फंक्शन कहाँ पे, इस क्लास के अंदर है ना, तो ये जो प्राइवेट डेटा है क्लास के अंदर इसका एक्सेसिबल रहता है।
क्लास के अंदर आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास के अंदर का ही फंक्शन है ना गेट डेटा, तो ये गेट डेटा फंक्शन इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर एंड नेम को एक्सेस कर पा रहा है, तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, पब्लिक है। इस फंक्शन को हमने कॉल किया, वो 2 वैल्यू पास की, वो दो वैल्यू इसमें चली गई, एंड इसके बाद हमने क्या किया, इसको कॉपी करके लिया इसमें S1 में। तो अभी S1 इनिशियलाइज हो गया, एंड अभी देखो फिर से उसको रन करके देखते हैं। देखो फिर से हम क्या करेंगे, इसको एक बार क्लियर करते हैं, कंपाइल किया एंड उसके बाद क्या, इसको रन किया, तो आउटपुट आ गया, रोल नंबर इज़ 101 एंड नेम इज़ राहुल। आए समझ में? तो कैसे करते, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे दूसरा कुछ तो वेरिएबल का नाम देना है, सपोज मैंने अमित दिया यहाँ पे, हम फिर से इसको रन करके देखते हैं। ठीक है ना, हमने सिर्फ क्या किया है, गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है एंड वो वैल्यू इनिशियलाइज की। ठीक है, रोल नंबर इज 101 एंड नेम इज अमित, ऐसे आ गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे और एक तरीके से हम ये डेटा क्या कर सकते हैं, हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक नई कंसेप्ट रहती है, कंस्ट्रक्टर की कंसेप्ट रहती है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के 3 टाइप रहते हैं। कंस्ट्रक्टर के कौन से रहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद पैरामीटराइज, उसके बाद क्या रहता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हम वही देखने वाले। तो अभी देखो इस कोड को थोड़ा सा हम निकाल देते हैं, इस फंक्शन को। देखो अभी तक हमने इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था, फिर भी ये कोड रन हुआ ना। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है अपने लिए, देखो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो कंपाइलर आपके लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता है। ठीक है, अभी देखो एंड हम खुद भी कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या रहता है कि मतलब उसको वो कुछ भी मतलब विदाउट एनी आर्गूमेंट, मतलब कुछ भी आर्गूमेंट नहीं लेता हो। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है, देखो जो भी क्लास का नाम रहता है वही क्या रहता है, अपना कंस्ट्रक्टर का नाम रहता है। एंड कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर रखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, अपना स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट लिखते हैं हम यहाँ पे, स्टूडेंट। एंड कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स रहते हैं। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप कुछ नहीं रहता, सिर्फ यहाँ पे क्या रहता है, क्लास का नाम जो भी रहता है वही अपना कंस्ट्रक्टर का नाम रहता है। एंड ये कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं लेता है ना, पैरामीटर। ठीक है ना, तो ये एंड कंस्ट्रक्टर भी क्या एक टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आएगा। देखो अगर अभी तक हमने ये कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था, फिर भी अपना कोड रन हो रहा था, कैसे? क्योंकि अगर आपने कुछ भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो कंपाइलर आपके लिए क्या करता है आपके लिए ऐसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके लिए इंसर्ट करता है, ऐड करता है। उसकी बॉडी एम्प्टी रहती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखो कंपाइलर ऐसे ही आपके लिए कंस्ट्रक्टर बनाएगा जिसकी बॉडी एम्प्टी रहेगी, सिर्फ यहाँ पे ऐसे रहेगा, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लेता। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है आपके लिए। ठीक है, इसको क्या कहता हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हो क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अभी देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या रहता है, जैसे हमने देखो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, अभी वो गेट डेटा फंक्शन में निकाल दिया। देखो यहाँ पे स्टूडेंट S1 ऐसे का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, लेकिन अभी S1 ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यू आ रही थी, कुछ भी मतलब गार्बेज वैल्यू आ रही थी ना S1 ऑब्जेक्ट के अंदर। S1 ऑब्जेक्ट के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक है, रोल नंबर एंड नेम। तो यहाँ पे अभी कौन से क्या डेटा आ रहा था, उसमें गार्बेज वैल्यू आ रहा था। तो अभी अपने को यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं आनी चाहिए, समथिंग कुछ ना कुछ तो डेटा, मतलब उसके अंदर कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या रहता है, अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है। तो यहाँ पे देखो अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखता हूँ, देखो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जैसे आप देखो स्टूडेंट S1 जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हो आप, वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं रहती, कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ऑब्जेक्ट के लाइफ के अंदर का पहला फंक्शन कौन सा रहता है, कंस्ट्रक्टर रहता है। अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट S1 लिखा है, यहाँ पे कुछ हमने पैरामीटर पास किए क्या, यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किए ना यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पास नहीं किया हमने, तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर हमने यहाँ पे पहले नहीं लिखा था लेकिन कंपाइलर ने अपने लिए लिखा था ना, तो वहाँ पर भी क्या था, जैसे आपने स्टूडेंट S1 लिखा था तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। ठीक है, वो अपने को दिखाने, लेकिन कंपाइलर ने अपने लिए लिखा था। अभी हम खुद लिख रहे हैं यहाँ पे, अभी इसको कुछ वैल्यू पास नहीं कर रहे हम। देखो यहाँ पे स्टूडेंट S1 यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहा है, क्योंकि ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, विदाउट एनी आर्गूमेंट, मतलब कुछ भी आर्गूमेंट नहीं लेता। अभी अपने को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ तो सेट करने की, मतलब आप जैसे ऑब्जेक्ट बनाओ स्टूडेंट S1 स्टूडेंट S2 स्टूडेंट, ठीक है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको कुछ भी वैल्यू पास नहीं करोगे, वैसे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको इनिशियलाइज हो जाएगी। सपोज यहाँ पे रोल नंबर, देखो रोल नंबर इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने को सपोज यहाँ पे चाहिए 100 रोल नंबर की, एंड नेम की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए अपने को सपोज यहाँ पे ऐसी ABC।
समझ में? जैसे अब अपने देखो यार, जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे वो क्या हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू पास नहीं करोगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। अभी हम चेक करते हैं इसको। देखो स्टूडेंट S1 बनाया ना हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले किया आपने, तो वैल्यू क्या आ जाएगी S1 के अंदर 100 एंड ABC। आपने देखो और एक ऑब्जेक्ट बनाया सपोज यहाँ पे स्टूडेंट S2, इसको भी हम कुछ वैल्यू पैरामीटर पास नहीं करते, तो ये भी जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, एंड कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो S2 का रोल नंबर देखो यहाँ पे, जैसे आपने S2 ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएंगे, तो S2 का रोल नंबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, S2 का नेम क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। हम इसको भी क्या करते हैं, डिस्प्ले करके देखते हैं। देखो यहाँ पे S2 डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे हम, एंड रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो इन दोनों को, देखो इन दोनों की क्या हो जाएगा अभी बाय डिफॉल्ट वैल्यू, देखो रोल नंबर इज 100, ABC, नेम इज ABC, रोल नंबर इज 100 एंड नेम इज ABC। समझ में आ गया? तो ये क्या रहता है अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अभी देखो अपने को ऐसे नहीं, अपने को यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ तो वैल्यू देने की है, तो अपने हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी टाइम आप कुछ ना कुछ तो वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे आपने सपोज यहाँ पे 11 वैल्यू पास की, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे 101 वैल्यू पास की रोल नंबर की, एंड नेम आपने सपोज यहाँ पे दिया पूजा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग पास की। अभी यहाँ पे एरर क्यों आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अपने आप क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, लेकिन अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता ना। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, पैरामीटराइज, ठीक है, जो दो वैल्यू ले सकता है, एक इंटीजर एंड दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू ले सकता है। तो ऐसा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम। अभी देखो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है, जो भी क्लास का नाम रहता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम रहता है, यानी कंस्ट्रक्टर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो रिटर्न टाइप नहीं रहता है इसको। अभी ये कंस्ट्रक्टर दो वैल्यू लेने वाला है, कौन सी, एक रोल नंबर एंड नेम। जो रोल नंबर क्या रहेगा, इंटीजर, तो यहाँ पे उसको लेने के लिए एक वेरिएबल लेंगे हम इंट a, इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, यानी स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे फिर से हम एक स्ट्रिंग सपोज यहाँ पे n, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग s, वेरिएबल का नाम दिया। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी देखो जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे दो वैल्यू पास की, ये दो वैल्यू पास की, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ पैरामीटर लेता नहीं, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कौन सा होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये भी ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्जेक्ट के लाइफ के अंदर का पहला फंक्शन कॉल होने वाला कौन सा रहता है, कंस्ट्रक्टर रहता है, तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हमने दो वैल्यू पास की, एक 101 वैल्यू पास की, वो ए वेरिएबल में चली जाएगी, एक नेम पास किया वो यस में चला जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, जो मेन वेरिएबल का नाम है अपना रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर इज इक्वल्स टू ए वेरिएबल के अंदर, जो ए वेरिएबल में जो डेटा गया ना और हम रोल नंबर में कॉपी करेंगे। अभी देखो यस, जैसे आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना उस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर इनिशियलाइज हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट से अब आप यहाँ पे आए हो ना, S1 ऑब्जेक्ट से, तो ये जो रोल नंबर रहता है यहाँ पे, तो ये रोल नंबर किसका रहता है, S1 का रहता है। उसके बाद क्या किया हमने, उसका नेम भी इनिशियलाइज करेंगे हम, तो S1 का नेम मतलब ये नेम इज इक्वल्स टू यस, ठीक है। S1 ऑब्जेक्ट से आपने ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, दो वैल्यू पास किए ना, एंड दो वैल्यू कॉपी करके लिए हमने S1 के रोल नंबर में एंड S1 के नेम में। तो अभी फिर से इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं क्या होता है। देखो अगर आपको ये भी चेक करना है कि कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ है, तो आप इसके अंदर ऐसी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखो ये क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एंडल दे सकते हो, एंडल। एंड पैरामीटराइज के अंदर भी आप लिख सकते हो ऐसे, सी आउट इनसाइड पैरामीटराइज्ड, ठीक है, इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर। एंडल मतलब जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिकली वो आपको समझ में आएगा ना, हम इस कंस्ट्रक्टर में गए हैं कि नहीं, इस कंस्ट्रक्टर में गए हैं कि नहीं, वो समझ में आएगा आपको। अभी देखो हमने क्या किया है, मेन फंक्शन में एक स्टूडेंट S1 ऑब्जेक्ट बनाया हमने एंड दो वैल्यू पास की, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इनसाइड पैरामीटर। देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी एंड दो वैल्यू हमने जो पास की ना उससे क्या रोल नंबर एंड नेम इनिशियलाइज हो जाएगा S1 का। एंड फिर हमने S1 डॉट डिस्प्ले का है, उसके बाद फिर से हमने स्टूडेंट S2 बनाया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास नहीं की हमने, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? फिर देखो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर रहे, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एंड यहाँ पे क्या लिखा हमने? सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी एंड उस डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी S2 की? 100 एंड ABC हो जाएगी, ठीक है ना। रोल नंबर में 100 चला जाएगा, नेम में क्या हो जाएगा? ABC चला जाएगा। एंड S2 को भी हमने डिस्प्ले किया है, तो देखो अभी इसका आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं हम। देखो आउटपुट क्या आ गया? पहले हमने S1 ऑब्जेक्ट बनाया था, उस टाइम क्या दो वैल्यू पास की, तो हम कहाँ पे गए? इनसाइड पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर गए एंड रोल नंबर इज 10 एंड नेम इज पूजा ऐसे आया। उसके बाद हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसको कुछ भी वैल्यू पास नहीं की, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ एंड उसके बाद क्या? रोल नंबर इज 100 एंड नेम इज ABC ऐसे आ गया। आए समझ में? मतलब जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, अगर आपने वैल्यू पास की तो पैरामीटर्स कॉल होगा, अगर कुछ भी पास नहीं किया तो डिफॉल्ट कॉल होगा। आए समझ आने? उनको क्या क्या हमने डिस्प्ले करके दिखाया। देखो अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर के दो टाइप देखे, एक डिफॉल्ट एंड दूसरा पैरामीटराइज। अभी तीसरा एक टाइप रहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या रहता है? अभी हम देखो यहाँ पे जैसे हमने S1 ऑब्जेक्ट बनाया, अभी सिमिलर ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाए जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? जैसे 101 पूछा ही रहेगा, उसके अंदर का नेम यही रहना चाहिए। तो इसको अभी अपने को कॉपी करना है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाना है अभी अपने को। तो अभी हम कैसे बनाएंगे इसको? देखो यहाँ पे, तो इसका हम क्या करते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर देखो कैसे रहता है। देखो अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, जैसे ही S1 जो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने, S1 एंड दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है? अपना S2 है। देखो S1 क्या है? पैरामीटराइज से हमने इसको कॉल किया, और ये क्या है? मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अभी हम क्या करेंगे कि S3 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट, ठीक है ना, S3 स्टूडेंट S3 इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे? अपने को S1 जैसा ही एक ऑब्जेक्ट बनाना है, S1 जैसा एक सिमिलर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो फिर से अपने को ये करने की जरूरत नहीं रहेगी ना, फिर से उसकी वैल्यू पास करो। तो हम क्या करेंगे? सीधा कॉपी करेंगे उसको। तो यहाँ पे S3 इज इक्वल टू हम S1 लिखा, ऐसे लिखा। आप इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ये भी सही है, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, स्टूडेंट S3 जो हमने आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम हमने यहाँ पे लिखा। एंड जिसको कॉपी करना है आप उसको एज ए पैरामीटर पास कर सकते हो S2। इन दोनों का मतलब सेम है। इन दोनों का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे S1 को कॉपी करना है ना, S1, यहाँ पे मैं S1 लिखता हूँ। देखो इन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। आपने को क्या करना है? S1 जैसा ही एक ऑब्जेक्ट बनाना है। कौन सा? S3 ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे? S1 को कॉपी करेंगे S3 के अंदर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टूडेंट S3 ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, स्टूडेंट S3 जो क्या करेगा? S1 को कॉपी करेगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टूडेंट S3 एंड S1। तो आप दोनों सही है, दोनों में से कौन सा भी आप रख सकते हो। देखो यहाँ पे इसको सपोज मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई तो एक ही रखना है, ठीक है, दोनों सही है। अभी देखो आप, हमने क्या किया यहाँ पे? स्टूडेंट S3 एंड उसको एज ए पैरामीटर क्या पास किया? S1। यहाँ पर भी सेम ऐसे होता है। अगर आपने इसको कमेंट आउट किया एंड इसको रखा आपने, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे होता है। S3 ऑब्जेक्ट को देखो, आपको अगर ऐसे चाहिए तो आपको लगेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो ऐसे करके देखते हैं। इसको कमेंट किया मैंने अभी, ठीक है। देखो हमने क्या किया? स्टूडेंट S3 जैसे ही देखो ऑब्जेक्ट बन गया, उसको मेमोरी एलोकेट होगी एंड उसको क्या हो जाएगा? क्या कॉपी किया हमने? S1 को कॉपी किया। लेकिन यहाँ पे इसे कॉल किया, अभी देखो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों का मतलब सेम है। देखो यहाँ पे क्या होता है? एक पैरामीटर पास होता है। कौन सा पैरामीटर पास होता है? S1 पैरामीटर पास होता है। S3 ऐसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा यहाँ पे पैरामीटर पास होता है? S1। एंड S1 क्या? एक ऑब्जेक्ट है। एंड ऑब्जेक्ट को लेने वाला यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। तो यहाँ पे लेकिन कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अपने पास कौन से कंस्ट्रक्टर है? देखो दो कंस्ट्रक्टर है अपने पास, एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी ये तो कुछ नहीं लेता, तो ये कॉल नहीं हो सकता। एंड दूसरा कंस्ट्रक्टर कौन सा है? पैरामीटराइज। ये क्या लेता है? इंटीजर एंड स्ट्रिंग, ऐसी वैल्यू लेता है। तो ये भी कॉल नहीं होगा, क्योंकि हम क्या पास कर रहे हैं? अभी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट लेने वाला, समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं? S3 जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या पास किया जाएगा? S1। आपको यहाँ से समझ में ना आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपने स्टूडेंट S3 ऑब्जेक्ट बनाया और क्या वैल्यू यहाँ पे पास की? कौन सा पैरामीटर पास किया? S1 क्या? एक ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे S1 क्या? एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को लेने वाला यहाँ पे अपने पास पैरामीटर नहीं है, कंस्ट्रक्टर नहीं है अपने पास, तो उसको लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है? फिर से वही स्टूडेंट क्लास का नाम जो रहेगा। अभी ये भी देखो, ये भी यहाँ इसका भी रिटर्न टाइप कुछ नहीं रहता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कुछ रिटर्न टाइप नहीं रहता। अभी हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं? इस कंस्ट्रक्टर को एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। अभी वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? देखो यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का है। देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट, देखो ये S1 ऑब्जेक्ट रहेगा, वो कौन से टाइप का है? देखो जैसे हम इंट a = 10 ऐसे लिखते हैं ना, तो a वेरिएबल के पहले हमने इंट लिखा, मतलब a वेरिएबल कौन से टाइप का हुआ? इंट टाइप का हुआ।
तो यहाँ पे वही जैसे वैसे हमने कहा अभी स्टूडेंट क्या है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने बनाया ना, नया डेटा टाइप हमने बनाया, तो S1 क्या है, उसका वेरिएबल का नेम है, ठीक है। उसका ये वेरिएबल कौन से टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का। ये ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है, मतलब स्टूडेंट क्या है, डेटा टाइप है। तो हमने यहाँ पे उसको S1 ऑब्जेक्ट पास किया है, तो S1 ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है। तो वैसा ही अपने पास डेटा टाइप चाहिए ना यहाँ पे उसको लेने के लिए। ये जो देखो यहाँ पे लाइन नंबर 20 में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया एंड S1 ऑब्जेक्ट पास किया, तो S1 ऑब्जेक्ट को लेने के लिए उसी टाइप का अपने पास क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए। तो स्टूडेंट लिखा हमने यहाँ पे एंड यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अभी देखो एक वो ऑब्जेक्ट हमने पास किया, वो ऑब्जेक्ट हमने पास किया, अभी यहाँ पे उसको लेने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं हम। रेफरेंस वेरिएबल के कंसेप्ट में थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। रेफरेंस वेरिएबल कैसे लिखते हैं, पहले एंड ऑपरेटर रहता है एंड यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। सपोज मैंने REF दिया, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं REF ही देना चाहिए, कौन सा भी दे सकते हो आप। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इनडायरेक्टली, देखो हमने तो एक ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है, एक हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट पास किया है। कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया हमने, S1 ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे कि S1 ऑब्जेक्ट है, S1 ऑब्जेक्ट उसको मेमोरी एलोकेट हुई है, सपोज यहाँ पे 100 to 104 और यहाँ पे 128। ये यहाँ पे रोल नंबर है, उसका रोल नंबर क्या था, सपोज 101 एंड नेम के अंदर सपोज कुछ तो डेटा रह सकता है, कुछ नेम में सपोज पूजा वगैरह रहेगा उसके अंदर डेटा। ऐसा एक S1 ऑब्जेक्ट है। अभी S1 ऑब्जेक्ट को अपने को कॉपी करना है S3 के अंदर। यहाँ पे देखो S3 है ऐसा, ठीक है, S3 ऑब्जेक्ट है। S3 ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, रोल नंबर भी है एंड नेम भी है, उसको भी मेमोरी एलोकेट हुई है। यहाँ पे सपोज 200 कंसिडर किया तो यहाँ पे 204, यहाँ पे 228 हो जाएगा। अभी S1 को कॉपी करना है S3 के अंदर, तो हमने यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट को पास किया एंड वो किस में लिया, हमने रेफरेंस वेरिएबल में लिया। रेफरेंस वेरिएबल की कंसेप्ट ठीक से समझ लो, एंड ऑफ रेफ ना। रेफरेंस वेरिएबल मतलब क्या रहता है, S1 का ही दूसरा नाम, S1 का ही दूसरा नाम अभी हमने क्या रखा है, REF रखा है। S1 भी देखो यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, 100 लोकेशन को, एंड रेफरेंस भी कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, 100 लोकेशन, मतलब इसी लोकेशन का दूसरा नाम रखा है हमने REF। हम डायरेक्टली S1 ने पास कर सकते, तो उसका क्या कर सकते हैं, हम दूसरा नाम रख सकते हैं, उसका एलियास नेम रख सकते हैं। मतलब क्या रहता है, देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे किसी का नाम अमित रहता है, लेकिन घर पे उसको क्या बुलाते हैं, ऐसे बंटी बुलाते हैं, लेकिन अमित एंड बंटी दोनों एक ही पर्सन है ना, दोनों का मतलब सेम ही है। वही कंसेप्ट रहती है देखो यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल में, आए समझ में। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। सपोज मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे सपोज इंट a = 10 लिखा, ठीक है, एंड इसी देखो a लोकेशन है यहाँ पे ऐसे 100 to 104 का, सपोज यहाँ पे, नहीं तो 300 ले लो, 300 to 304। यहाँ पे एक वैल्यू इनिशियलाइज की हमने 10। अभी इसी लोकेशन का मुझे दूसरा नाम रखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, उसका डेटा टाइप क्या है, इंट ही रहेगा ना, क्योंकि ये इंटीजर है। तो यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर लिखते हैं, यहाँ पे देखो एक नया वेरिएबल का नाम जो भी देना है आपको, रेफरेंस वेरिएबल का नाम, एंड जो ओल्ड वेरिएबल है वो उसको क्या करेंगे, हम कॉपी करते हैं। मतलब ए का ही दूसरा नाम क्या रखा, अभी हमने बी रखा है, आए समझ में, ठीक है। तो वही सेम कंसेप्ट है। अगर देखो यहाँ पे आपने बी में चेंज किया, सब उसके बाद हमने b = 20 किया, तो ये ए में भी चेंज हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन ए में भी आता है, क्योंकि ये दोनों कहाँ पे पॉइंट, किसी एक ही लोकेशन को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। ये रेफरेंस की कंसेप्ट रहती है, आए समझ में। आपने अगर यहाँ पे देखो Cout A किया, Cout B किया, तो भी आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा। तो यही कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, S1 ऑब्जेक्ट पास किया, तो S1 ऑब्जेक्ट किस में लिया, हमने एक रेफरेंस वेरिएबल में लिया। तो देखो उसका S1 का डेटा टाइप क्या था, स्टूडेंट था, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिखा एंड यहाँ पे क्या लिखा, एंड ऑफ रेफ, मतलब यहाँ पे रेफ, देखो यहाँ पे रेफ भी क्या कर रहा है, इसी लोकेशन को भी, मतलब इसका भी अगर आपने एड्रेस निकाला तो ये 100 ही आ जाएगा, S1 का एड्रेस निकाला तो भी 100 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस S1 के अंदर का, इस रेफरेंस के अंदर का डेटा हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे S3 के अंदर। अभी तक S3 के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, देखो यहाँ पे मतलब अभी हमने ये कहाँ से कॉल हुआ है, जैसे आपने स्टूडेंट S3 ऑब्जेक्ट जैसे बनाया, ठीक है ना, S3 ऑब्जेक्ट बनाया, उसको हमने क्या पास किया, S1 पास किया, तब हम यहाँ पे आए ना, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे जो रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे जो रोल नंबर रहेगा वो किसका रहेगा, S3 का रहेगा। यहाँ पे आपने मेन वेरिएबल का नाम रोल नंबर लिखा ना, तो वो किसका रहेगा, S3 का रहेगा रोल नंबर। तो रोल नंबर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे रोल नंबर मतलब क्या, वो S3 का हो जाएगा, रोल नंबर इज इक्वल टू। अभी इसके अंदर का रोल नंबर हम कॉपी करेंगे। अभी इसका अभी दूसरा नाम क्या रखा हमने, यहाँ पे लोकल वेरिएबल का नाम क्या दिया, यहाँ पे REF दिया, रेफ दिया है, तो रेफ डॉट रोल नंबर, ठीक है ना। कैसे एक्सेस करते हैं, डायरेक्ट एक्सेस ऑपरेटर से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेफ डॉट रोल नंबर, ऐसे लिखेंगे। तो इसके अंदर का मतलब इनडायरेक्टली S1 के अंदर का रोल नंबर किस में कॉपी किया जाएगा, S3 के रोल नंबर में कॉपी किया जाएगा। यहाँ पे ऐसे S3 B3 ऐसे कुछ नहीं लिखते, क्योंकि ये जो रोल नंबर रहता है वो किसका रहता है, S3 का रहेगा, क्योंकि S3 ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पे आए ना, जैसे आपने S3 ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर लिखा तो रोल S3 का रहता है, यहाँ पे नेम लिखा तो वो भी किसका रहता है, S3 का रहता है। नेम इज इक्वल टू REF डॉट, और यहाँ पे क्या है, REF डॉट नेम,
तो ये कॉपी किया जाएगा इसके अंदर का नेम यहाँ पे, देखो यहाँ पे 10 आ जाएगा फिर, और यहाँ पे आएगा जो भी नाम रहेगा उसका पूजा आएगा। आए समझ में? ये तो ये कंसेप्ट क्या रहती है अपनी कॉपी कंस्ट्रक्टर रहती है। तो यहाँ पे हमने किसका रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ किया है। तो देखो जैसे आपने यहाँ पे S3 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, S3 ऑब्जेक्ट बनाया एंड S3 ऑब्जेक्ट वैल्यू का पैरामीटर का पास किया, S1 ऑब्जेक्ट पास किया हमने। तो S3 ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पे आए इस कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो यहाँ पे जो रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर लिखा तो वो किसका हो गया अभी S3 का हो गया। एंड इस REF वेरिएबल के अंदर का, इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट के अंदर का REF डॉट रोल नंबर, ठीक है, ये क्या करेंगे हम इसके अंदर कॉपी करेंगे हम, क्योंकि S1 ऑब्जेक्ट पास किया ना, S1 का ही दूसरा नाम क्या है REF, अभी तो मैंने जिस डायग्राम में दिखाया था वो। एंड नेम भी इनिशियलाइज करेंगे हम, नेम इज इक्वल्स टू REF डॉट और यहाँ पे नेम। आए समझ में? तो ये क्या था अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो S3 ऑब्जेक्ट बनाया हमने, अभी S3 को हम डिस्प्ले करेंगे हम, S3 डॉट डिस्प्ले। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या कहेगा, पहले S1 ऑब्जेक्ट बनाया हमने, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड S1 डॉट डिस्प्ले, आउटपुट आएगा 101 एंड पूजा। उसके बाद ये स्टूडेंट S2, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसको भी हमने डिस्प्ले किया, यहाँ पे कुछ तो डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने असाइन की वो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। उसके बाद स्टूडेंट S3 इज इक्वल टू S1 को कॉपी किया S3 के अंदर एंड मतलब यही वैल्यू आ जाएगी एंड S3 को हमने डिस्प्ले किया। तो अब इसको रन करके देखते हैं एक बार क्या होता है। पहले स्क्रीन क्लियर कर दे, देखो अभी कंपाइल करते हैं पहले, इसमें कुछ एरर तो नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको रन किया, देखो पहले क्या हुआ, S1 ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ एंड उसके बाद डिस्प्ले किया हमने उसको, तो 109 पूजा आ गया। उसके बाद S2 ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ एंड जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने असाइन की वही वैल्यू आ गई, यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू नहीं आई। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर, देखो यहाँ पे हमने लिखा नहीं है ऐसे, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, S3 इज इक्वल टू S1 का ना, S1 देखो यहाँ पे एज इट इज कॉपी किया गया। आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर सच में कॉल हुआ है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। जैसे हमने डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज में लिखा था, वैसे आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, सी आउट इनसाइड कॉपी कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आगे एंड एल देकर रखो, मतलब न्यू लाइन में जाकर रुकेंगे हम। ऐसे समझो, फिर से एक बार देखो, इसको रन करो, कंपाइल किया एंड इसको रन किया, तो आउटपुट क्या आ गया, देखो यहाँ पे पहले S1, उसके बाद S2 एंड उसके बाद S3 के लिए क्या हो जाएगा, इनसाइड कॉपी कंस्ट्रक्टर देखो यहाँ पे आ गया एंड रोल नंबर इज 101 एंड नेम इज पूजा आ गया। आया समझ में? तो इसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। अभी यहाँ पे कभी कभी क्या रहता है, यहाँ पे हम आप कॉन्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे मतलब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू किसी ने चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले देखा ना रेफरेंस वेरिएबल का जो नाम है, ठीक है, यहाँ पे नए ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमें, तो वो भी कहाँ पे किसी को पॉइंट करता है, S1 ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट आउट कर रहा है, S1 का दूसरा नाम रेफ है ना, तो आप इसके अंदर अगर आप रेफ डॉट रोल नंबर का अगर आपने चेंज किया तो वो वैल्यू उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी S1 के अंदर, तो अपना S1 ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आप इसको कांस्टेंट भी रख सकते, मतलब यहाँ पे ये जो लोकल वेरिएबल ना रेफ, ये चेंज नहीं करेगा इसके अंदर कोई भी, इसको हमने कांस्टेंट किया है तो इसके अंदर की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ये रेफ डॉट रोल नंबर, रेफ डॉट नेम इसके अंदर कॉपी कर सकते हो, लेकिन इसको आप चेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे कॉन्स्ट किया, फिर से एक बार इसको रन करके देखते, कुछ एरर वगैरह आती है क्या। इसको क्लियर किया तो उसको कॉन्स्ट किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सेम लोकेशन करने S1 का ही दूसरा नाम रेफ है, अगर रेफ वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज किया तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ जाएगा, S1 के अंदर आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आई एंड अपना कोड एज इट इज़ रन हुआ, तो वहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, कॉन्स्ट लिखना चाहिए। अभी देखो कॉपी, जैसे हमने पहले देखा था, हमने पहले स्टार्टिंग में एक कोड लिखा था, उसके अंदर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखा था, कौन सा भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था, तो कंपाइलर फिर भी कोड रन हो रहा था ना, तो कंपाइलर अपने लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर लिखता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता है, ठीक है। वैसे ही सेम अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर भी नहीं लिखा तो क्या करता है, कंपाइलर आपके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखता है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है ना अपना ये, ठीक है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, इसको निकाल देते हैं हम। देखो इसको मैंने क्या किया, निकाल दिया, इसको सेव करता हूँ मैं अभी, ठीक है। अभी अपने पास देखो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, देखो सिर्फ डिफॉल्ट है, उसके बाद पैरामीटराइज है, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर, उस डिस्प्ले फंक्शन है, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, और यहाँ पे तो हमने इसको कॉपी किया है। तो अभी देखो इसका आउटपुट आता है कि नहीं चेक करते हैं।
अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो भी चलता है, तो क्या होता है फिर कंपाइलर आपके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर इंसर्ट करता है। जैसे आपके लिए कंपाइलर ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करता था ना कंपाइलर, ठीक है, तो वैसे ही देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया, कुछ भी एरर नहीं आई। तो कंपाइलर आपके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाता है, इंसर्ट करता है वहाँ पे। उसके अंदर ऐसा उसकी बॉडी एम्प्टी नहीं रहती, जो कंपाइलर इंसर्ट करते हैं ना कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसकी बॉडी एम्प्टी नहीं रहती। वहाँ पे जो पैरामीटर रहते हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, वो कॉपी करने का उसके अंदर कॉपी करने का कोड कंपाइलर आपके लिए वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का अगर कंपाइलर ने इंसर्ट किया तो उसकी बॉडी एम्प्टी रहती है, इसलिए कुछ भी वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है कंपाइलर, जो कॉपी करने वाला लॉजिक आपके लिए लिखता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो भी चलता है, तो कंपाइलर आपके लिए वो वहाँ पे इंसर्ट करता है। ये भी बात आप ध्यान में रखो, है ना। अगर आपने लिखा, ठीक है ना, लिखा तो अच्छा रहता है समझने के लिए। कभी कभी डीप कॉपी करनी रहती है तो कंपाइलर नहीं कर सकता, तो अपने लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है। लेकिन एक बात समझ में, नहीं लिखा तो भी चलता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो क्या करता है कंपाइलर आपके लिए लिखता है, एंड लिखा तो अच्छा रहता है। अभी ये हुआ कंस्ट्रक्टर के 3 टाइप देखे हमने, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी इसके बाद एक कंसेप्ट रहती है डिस्ट्रक्टर की। डिस्ट्रक्टर मतलब क्या रहता है, अभी देखो एक कंस्ट्रक्टर मतलब क्या रहता है, आपने ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया ना पूरे, जैसे आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट बनाए वैसे उन सबको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है हिप के अंदर, ठीक है। इन सबको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है। तो इसके बाद अगर आपने कोड टर्मिनेट किया, एंड किया, तो वो मेमोरी वैसे ही एलोकेट रहती है, डायनेमिक मेमोरी जो रहती है ना वैसे ही एलोकेट रहती है। तो आपको कभी कभी मेमोरी का प्रॉब्लम आ सकता है, मेमोरी लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो आपको जो मेमोरी जो आपने एलोकेट की है यहाँ पे, जैसे आपने ऐसे इतने सारे ऑब्जेक्ट बनाए, S1 S2 S3, इसके लिए 28 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो गई इस प्रॉब्लम में, इसके लिए 28, इसके लिए, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, डी एलोकेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप डी एलोकेट कैसे करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज़ करके करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर का यूज़ देखो कैसे करते हैं हम। डिस्ट्रक्टर भी क्या रहता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको भी अपने को कॉल करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन डिस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है ना, एंड होता है, रिटर्न 0 से पहले क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। एंड जो आपने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किए वो क्या किया, डी एलोकेट की जाती है। देखो यहाँ पे क्लास के अंदर ही हम डिस्ट्रक्टर लिखते हैं, ठीक है। ये अपना क्लास है, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास के अंदर ही हम क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर लिखेंगे। डिस्ट्रक्टर लिखते कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे टिल्डा सिंबल रहता है, ठीक है, टिल्डे भी कहते हैं उसको, टिल्डे सिंबल। एंड उसके बाद जो भी अपने क्लास का नाम रहता है वो लिखते हैं हम, स्टूडेंट, जिसको भी रिटर्न टाइप वगैरह कुछ नहीं रहता। एंड ये भी कुछ पैरामीटर नहीं लेता, एंड इसकी भी बॉडी आप एम्प्टी रख सकते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रक्टर सच में कॉल हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख के देखेंगे, सी आउट इनसाइड डिस्ट्रक्टर, इनसाइड डिस्ट्रक्टर ऐसे लिखा हमने, और यहाँ पे एंड एल, सच, ठीक है ना, सच में कॉल हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे कमेंट में लिखता हूँ, ये क्या है, डिस्ट्रक्टर, सच में कॉल हुआ है कि नहीं डिस्ट्रक्टर, वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, देखो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसका भी नाम सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे पहले टिल्डे लिखते हैं उसके पहले, एंड ये लास्ट में प्रोग्राम, मतलब ऑब्जेक्ट के लाइफ के अंदर का पहला फंक्शन कौन सा था, कंस्ट्रक्टर था, एंड ऑब्जेक्ट के लाइफ के अंदर का लास्ट फंक्शन कौन सा रहता है, डिस्ट्रक्टर रहता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। अभी देखो इसको रन करके देखते हैं, 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे ना हमने, तो जैसे 3 ऑब्जेक्ट बनाए तो 3 बार ये डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। देखो इसको कंपाइल करते एक बार फिर से एंड रन करते, तो आउटपुट आ गया। देखो पहले जैसा सेम आउटपुट आ गया पूरा, पहले S1, उसके बाद S2, उसके बाद S3, एंड उसके बाद क्या किया हमने, 3 ऑब्जेक्ट बनाए ना, तो 3 बार डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इनसाइड डिस्ट्रक्टर, इनसाइड। एंड ये देखो ये लास्ट में ही कॉल हुआ ना, ऐसे नहीं कि बीच में डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ऐसे तो लास्ट में होता है इनसाइड डिस्ट्रक्टर, इनसाइड डिस्ट्रक्टर, इनसाइड डिस्ट्रक्टर, तो 3 बार कॉल हुआ है। समझ में आया। डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट कैसे रहते हैं, देखो यहाँ पे C++ के अंदर अपने को यहाँ पे वो मेमोरी डी एलोकेट करनी पड़ती है C++ के अंदर, ठीक है। मतलब जावा के अंदर क्या रहता है, डिस्ट्रक्टर अपने आप ऑटोमेटिकली, मतलब अपने को कुछ करना नहीं रहता, डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, एंड वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो गार्बेज कलेक्ट करता है, ठीक है ना। ये अगर आपने प्रोग्राम टर्मिनेट किया तो जो मेमोरी स्पेस रहती है वो क्या गार्बेज हो गई ना। तो जावा लैंग्वेज के अंदर ये गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली रहता है। जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो, खाना खाने के बाद जो गार्बेज रहता है वो कोई वेटर आके उठा जाता है ना, आपने को कुछ करने की जरूरत रहती है क्या, तो ये ऑटोमेटिक होता है जावा के अंदर, ये जावा के टाइप। एंड घर में जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपने को क्या होता है, अपनी प्लेट अपने को ही उठानी पड़ती है। तो ये क्या हुआ, C++ की कंसेप्ट हो गई। तो अपने को गार्बेज अपने को कलेक्ट करना पड़ता है, डी एलोकेट करना पड़ता है C++ के अंदर। जैसे जावा के अंदर ये पूरा क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तो जावा के अंदर डिस्ट्रक्टर की कंसेप्ट नहीं रहती। तो समझ में आया कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के कंसेप्ट क्या रहती है।